हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉस के नियमों का उपयोग हम लोग समझने वाले हैं, क्या है अनुप्रयोग इसका। ठीक है, तो जिसमें कई डेरिवेशन है, आइए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो बेटा आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि एक इनफिनाइटली लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर है, उसमें कितना आपका क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग इसमें निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग हेडिंग लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में। सबसे पहले जो समझते हैं, पहली जो इसकी हेडिंग पड़ेगी बच्चों, फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, infinitely long straight wire uniformly long straight charged wire। ठीक है, वायर क्या है? चार्ज है। तो ये हम लोग समझने वाले हैं कि कोई इनफिनिटली लॉन्ग वायर है बेटा, वो चार्ज है, तो चार्ज है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड निकालने वाले हैं हम लोग वही चीज। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ सब लोग इमेज बनाइए, फिगर बनाइए, फिर हम समझाते हैं आपको बातें। ठीक है, देखिए अब एक छोटा सा पीस लेकर चल रहे हैं इसका। ठीक है ना, ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये है, इसको हम क्या कर दिए, ऐसे मिलाते हुए निकल गया आगे। ठीक, ये इधर की ओर हो गया। सब लोग बनाते चलिए, फिर मैं सारी बातें आपको समझाता हूँ। आर, ये हो गया छोटा सरफेस ds, यहां से आता की लेंथ है आपकी l, फिर बेटा यहां से आता कि ये है आपका n कैप, यहां भी इधर क्या है बेटा आपका n कैप, इसकी डायरेक्शन। तो देखिए हमने फिगर बना के तैयार कर दिया। अब समझिए बात क्या है, समझते सारे बच्चे। देखिए कहानी क्या है, ये हमने यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो आपका एरिया वेक्टर, देखो ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन। जैसे मैं मार्कर लेता हूं तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है बेटा, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही है इसका क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन बेटा एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा मैं बता दूं, चार्ज है तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ये। ठीक है, ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। ठीक है, ये प्लस का साइन सब जगह बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पर देखिए एरिया, जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो आप यहाँ देख क्या पा रहे हैं, हम तीन सरफेस लेके चलेंगे, एक ये सरफेस, ये दूसरा सरफेस ये, और तीसरा सरफेस इस वायर के ऊपर कहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर है, चार्ज वायर। अब इसके ऊपर कहीं भी हम लेंगे तो हमेशा जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने छोटा सा एरिया लिया, इसी छोटे से एरिया को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ds। स्मॉल सरफेस एरिया इज नोन एज ds। ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, r। क्या ले लिया बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है मिडिल पॉइंट से। अब बेटा इसी पॉइंट P से जो आपका एरिया वेक्टर है ना, जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यानी कि
यहां पर देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री। यहां भी कितना है, 90 डिग्री। लेकिन यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा आपका, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। तो ये 3 सरफेस लेकर हम चलने वाले हैं और बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं बच्चों। देखिए कहानी क्या है, समझते हैं, डेरिवेशन लिखते हैं। चलिए, तो 5 सिंपल सी बात है बेटा, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझिए ध्यान से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 इज इक्वल्स टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर। देखो क्या होगा बेटा, 5 इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस E डॉट ds, E डॉट ds, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, यही होता है फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, 5 इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 5 निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, 5, ठीक है। 5 निकालते हैं, पहले सरफेस का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू 5 हम निकालेंगे, पहले सरफेस की बातचीत करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू, पहले सरफेस की बातचीत करोगे बेटा, तो देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट E ds cos 0 डिग्री, पहले सरफेस की। दूसरे सरफेस की बात करोगे बेटा, दूसरे सरफेस की बात करोगे तो 1 E ds cos 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तीसरे सरफेस की बातचीत करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 E ds cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री। फिर दो सरफेस का क्या है बेटा, 90 डिग्री। तो देख लीजिए, इसका भी 90, इसका भी 90, ये दोनों 90 हो गए, है ना। और ये क्या हो गया आपका, 0 डिग्री, यानी ये सरफेस 1 है, ये सरफेस आपका 2 है, ये सरफेस क्या है, 3 है। देखो 2 और 3 में क्या है आपके, 2 और 3 में 90 डिग्री है, E और ds के बीच का एंगल, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करो बेटा, क्या मिल जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, सिंपल सी बात है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो 5 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा E ds, है ना, क्या मिल जाएगा, E ds। चलो अब सिंपल सी बात है बेटा, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल। ये 5 मिल गया आपको। कहोगे सर ये अचानक आपने कैसे लिख दिया 2 पाई आर एल, तो देखिए कैसे हो गया बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, इसका आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं पहले ही था। बाकी देखो ये दोनों में 90 cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ये हो गया पूरा पूरा, यानी 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन गया, cos 90 की वैल्यू फिर पूरी 0 बन गई, ये दोनों क्या बन गए हमारे, 0 हो गए। तो बचा कितना आपके पास, cos 0। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सरफेस का 1 हो गया, तो E ds बचा, E कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिया हमने, क्या बचेगा, ds बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, ds बचेगा। तो चलिए ds मतलब होता है छोटा सरफेस, ये है, ये पूरे सरफेस की बातचीत करोगे तो ये सिलिंड्रिकल फॉर्मेट है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RL होता है ना, 2 पाई RH होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस मतलब जैसे ये सिलिंड्रिकल मार्कर है, जिसका कर्व सरफेस, यानी कि हम बात करेंगे इसकी बातचीत करने वाले, तो क्या होगा आपका, ये कर्व सरफेस है ये पूरा पूरा। तो क्या होता है 2 पाई R इंटू H। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे H क्या है, लेंथ है इसकी L, तो 2 पाई R H हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया, ठीक है। तो चलो अब इसी को आगे बढ़ा के चलते हैं हम लोग। क्या होगा बेटा, देखो अब आपको पता है कि नाउ इनसाइड द सिलेंडर, या बोल सकते हो कि इनसाइड द सिलेंडर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल होती है लैम्डा इनटू L, इसको बोलते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L होता है, या इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो यहां से Q चार्ज निकालना है मुझे, तो लैम्डा इनटू L हो जाएगा। तो अब चलो सारी कहानी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बताओ बच्चा, और फिर नाउ अकॉर्डिंग टू मैं लिख ही देता हूं, नाउ
अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ। क्या कहता है बेटा गॉसस लॉ? क्या कहता है? सिंपल सी बात है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए तो सारी वैल्यूज रखना शुरू कर दे बेटा। फाई की वैल्यू देखो यहां से आई है। फाई की वैल्यू क्या आई है? क्योंकि गॉसस लॉ का एप्लीकेशन है, तो गॉसस लॉ तो लगाओगे ही लगाओगे। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो क्यू निकालने के लिए मैंने यहां पे ये रखा और फाई निकालने के लिए मैंने यहां से ये निकाला। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या रखो बेटा? लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर क्या लिखो? हेडिंग फील्ड निकाल रहे हो। तो सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E ये रहा, E को यहीं रहने दो। तो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो बेटा L से L क्या होगा? कैंसिल आउट। तो E की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी पूरी पूरी कहानी। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, ये होता है डेरिवेशन हो गया बेटा आपका। तो प्लीज इसको, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम अगला इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले आप समझिए एक बात। तो बेटा हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि अगर हम लैम्डा को कांस्टेंट ले लें, बाकी 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या बेटा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख लीजिए R नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब होता है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे बेटा? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। और अगर आप डिस्टेंस घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा। गॉट इट? तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, है ना। देखिए क्या है सेकंड। सेकंड डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अभी तक आपने इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ा था। अब आप पढ़ने वाले क्या? स्फीयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले। तो दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical cell, ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल है। अब इसके बारे में क्या हम लोग बातचीत करने वाले हैं, देखिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो स्फेरिकल सेल तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन आती है। क्या थी बेटा? 3 कंडीशन आती है। 3 कंडीशन क्या इसको लोग समझेंगे कि आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल, इनसाइड द सेल। बात समझ गए? 3 कंडीशन आती है जब हम सेल के बारे में पढ़ जाते हैं। यानी कि स्फेरिकल सेल है, कोई गोला है, उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 3 जगह निकालते हैं। अंदर यानी गोले के अंदर, गोले के सरफेस पर, यानी जो उसकी सरफेस है, आउटर सरफेस, और सरफेस से दूर। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर क्या होगा, यानी गोले के बाहर क्या होगी। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो फटाफट बेटा सब लोग क्या करिए, इमेज बनाएंगे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा डाल दें।
चलिए, तो बेटा एक स्फेरिकल सेल हम कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस कितना है बेटा r है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर अ स्फेरिकल सेल whose radius is r। देखिए कहानी क्या है बनाते हैं। देखिए ये हो गई, ठीक, बना दिया हमने। ये सेंटर है O, इसका रेडियस है r, ठीक है, कैपिटल R। फिर देखिए यहां से यहां तक का रेडियस हमने ले लिया, सपोज दैट स्मॉल r, ठीक है। क्या बोल दिया हमने r, ठीक, वेक्टर r। अब ये देखो यहां यूनिफॉर्मली चार्ज है, देख लीजिए ये क्या है बेटा बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसे। अभी चार्ज कितना है बेटा, q चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे हमने छोटा सा कोई एरिया वेक्टर ले लिया है ना, जिसके पॉइंट यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बच्चा, निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगी, है ना, इसी डायरेक्शन में होगी। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा सा जो एरिया लिया है इसको हमने क्या बोल दिया, ds। क्या बोल दिया बच्चों, ds बोल दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए देखो ये स्फेरिकल सेल है जो कि देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका रेडियस कितना है r है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर क्या है, सेल पर क्या है, कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखो अगर कोई भी स्फेरिकल सेल लेते हो आप, तो कोई भी पार्ट लोगे उसके ऊपर जो देखो कोई भी पार्ट लोगे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर कहीं भी लोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यानी कि एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। तो देखो छोटा सा हमने क्या लिया है यहाँ पे, एरिया लिया, इसको बोल दिया ds, ठीक है, ये सेंटर है वो। तो आइए हम लोग बातचीत करके देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ, सबको पता है, अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ क्या कहता है, phi इज इक्वल्स टू क्या होता है, phi इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, यही कहता है, ठीक है। तो चलो अब इसको तो कर देते हैं बेटा, और यही किसके इक्वल होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इसकी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम phi लेंगे बेटा, तो phi इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस E ds cos थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है। तो क्या ले लिया हमने 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 सॉरी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। और ये किसके इक्वल है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो एक काम करते हैं, 5 हम हटा देते हैं, केवल इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो देखो क्या हो जाएगा, E बाहर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ds cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पूरा सरफेस एरिया। देखो ये छोटा सा सरफेस एरिया, ये जो लिया गया है ये क्या है बेटा, छोटा सरफेस एरिया है। तो इसी तरीके से ds लिखा हुआ है, इसका अगर आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे पूरे सरफेस एरिया पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो पूरे सरफेस की बात करोगे तो बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, जल्दी बताइए सभी लोग। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। यहां क्या लिखोगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, यहां जगह है ना, लिख देता हूं, ठीक है। क्या बायो वाले बच्चे यहां पे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ds इज इक्वल हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। यानी सबका पूरा निकालोगे तो वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, यानी कि किसी भी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। r क्या होता है बेटा, आपका रेडियस होता है, ठीक है। चलो बातचीत करके हम लोग देख लेते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। कहानी क्या बेटा, यहाँ पे E चाहिए आपको, देखो E दिख रहा है ना, इसीलिए E लाने के लिए हम लोगों ने ये पूरी कहानी यहाँ पर कर रखी है। बेटा E लाने के लिए क्या करोगे, E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, E की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटसाइड द स्फीयर होगा। तो आपने क्या समझा बच्चों, कि गोलीय सरफेस के बाहर, यानी
स्फेरिकल सेल के बाहर आउटसाइड में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर होने वाला है। अगर मैं इसको अच्छे सुंदर शब्दों में मतलब की तरीके से लिखना चाहूं, सुंदर तरीके से, तो 1/4πε0 इंटू Q/r स्क्वायर, ये हो गया आपका सुंदर अक्षरों में। हमने कांस्टेंट को अक्षरों में, तो कांस्टेंट को अलग कर दिया, Q/r स्क्वायर। ये किसका होता है बेटा? आउटसाइड द स्फीयर, यानी आउटसाइड आपसे बोलेगा स्फीयर के आउटसाइड में कोई पॉइंट है जो सेंटर से मान लो 18 सेंटीमीटर पे है, तो बताओ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और चार्ज कुछ भी दिया हो तो चार्ज लेकर के नीचे क्या कर दोगे, 0.18 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। करके हमने बात कर ली, बात समझ गए। इसकी वैल्यू सबको पता है, 9 × 10⁹ क्या होता है बेटा इसकी वैल्यू? 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ बात समझ गए। उसको अप्लाई करके अपना काम कर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब जो बी पॉइंट है ऑन द सरफेस, सरफेस पर बातचीत करने वाले हैं। कहां बातचीत करेंगे बेटो बच्चों? ऑन द सरफेस पे, ठीक है। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, अभी ऑन द सरफेस बताएंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।